हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे पाठ्य योजना जो कि होगी सामाजिक अध्ययन की, और उप विषय की बात की जाए तो इतिहास की होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ये वीडियो आपके बीटीसी में 100% काम आने वाला है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है पाठ्य योजना नंबर 3। आपका जो भी नंबर होगा 3 मत लिखिएगा। आपका जो भी नंबर होगा, अगर 3 होगा तो 3 लिखिएगा, 5 होगा 5 लिखिएगा, 2 होगा 2 लिखिए। जो भी नंबर होगा उसको नंबरिंग सबसे पहले पाठ के बीचों बीच, जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से लिख दीजिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। आज की जो पाठ्य योजना है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तीनों क्लासेस के लिए पढ़ा सकते हैं। वर्ग अपने अनुसार लिख लीजिएगा। अब जिस भी सेक्शन में जाएंगे, समाज विज्ञान का विषय है, उप विषय इतिहास का है। चक्र यहाँ पे लिखना होता है, या फिर कालांश लिखना होता है। चक्र और कालांश सेम होता है, कहीं कहीं पे चक्र लिखवाते हैं, कहीं कहीं पे कालांश लिखवाते हैं। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि जिस भी पीरियड में आप जाते हैं पढ़ाने उसकी नंबरिंग करनी होती है। और समय अवधि यहाँ पे देखिए लिखा गया 40 मिनट का। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अब इसके बाद आता है आपका पहला हेडिंग लेसन प्लान का सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत लिखा गया पूर्ववत, यानी कि सामान्य उद्देश्य। इसके पहले अगर आप कभी भी सामाजिक अध्ययन या फिर इतिहास की पाठ्य योजना बना चुके हैं तो उसमें जो सामान्य उद्देश्य आपने यूज किया है वो सामान्य उद्देश्य सारी के सारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। अगर नहीं बनाया है आपने तो यहाँ पे मैं आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारी वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगली हेडिंग है वहाँ विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लिया, यहाँ पे लिखा गया विशिष्ट उद्देश्य, और यहाँ पे शिक्षणोपरांत छात्र बता सकेंगे कि उनको क्या नॉलेज हुई है। पहला हेडिंग इसके अंतर्गत है ज्ञानात्मक। इसमें होता है कि विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत होता है कि आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है, देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया। दूसरा, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में हथियार कैसे होते थे। तीसरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल की अवधि क्या थी। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया मध्य पाषाण काल की अवधि विशेष अवशेष प्राप्ति स्थल का छात्र अपने शब्दों में वर्णन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, छात्र भारत के मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। अब इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपका जो भी शिक्षण है सामग्री आप यूज करेंगे उस सभी को यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया भारत का मानचित्र, डस्टर, चौक, श्यामपट, ये सारी चीज़ें। पहले बात तो यहाँ पे देखिए चौक लिखा गया, चौक नहीं लिखा जाए इस तरीके से, चौक नहीं लिखा जाता है, चौक इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक बच्चे ने ये फाइल भेजी है तो चौक इस तरीके से लिख दिया, चौक लिखा है इसने। तो पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र जानते हैं कि पाषाण काल के 3 भाग होते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न आता है। प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पे 3 कॉलम बना लीजिए, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चे बोलेंगे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब दूसरा प्रश्न है तीनों भागों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला प्रश्न यहाँ पे अब आएगा पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल शुरू होता है, बच्चे बोलेंगे मध्य पाषाण काल। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे आएगा आपका मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है, बच्चे नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि अपना टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि आप उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है आज हम कक्षा में मध्य पाषाण काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि उस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखिए लिखा है अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुविधियों में भी यहाँ पे विभक्त किया गया है, यानी कि बांटा गया है। प्रथम अनुविधि है, प्रथम अनुविधि के अंतर्गत यहाँ पे मध्य पाषाण काल की अवधि और अवशेष बताया जाएगा। द्वितीय अनुविधि में अगली क्लास में बताया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है काल। छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न है पूरा पाषाण काल के पश्चात कौन सा काल आता है, बच्चे बोलेंगे मध्य पाषाण काल। दूसरा प्रश्न है मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब हुई, बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण यहाँ पे आप देंगे आप छात्राध्यापक की। मध्य पाषाण काल की शुरुआत यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन कई जगहों पर इसमें अंतर भी पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे है मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है, बच्चे बोलेंगे, यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण फिर से देंगे। मध्य पाषाण काल की अवधि 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को कहते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है
मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा अगला प्रश्न यहाँ पे, मध्य पाषाण काल को क्यों लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता है? स्पष्ट बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से स्पष्टीकरण देंगे यहाँ पे आप। मध्य पाषाण काल में हथियार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए थे, इसलिए मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अवशेष। अब यहाँ पे शिक्षण बिंदु है। अवशेष में प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टी कर देंगे यहाँ पे। भारत में मध्य पाषाण काल के अवशेष भीमबेटका की गुफा, सोहन नदी घाटी, गुजरात, प्रतापगढ़ यूपी, बिहार, असम, मेघालय की पहाड़ियों, गोदावरी नदी के तट आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं अवशेष। अब इसके बाद है बोध क्रम संख्या और बोध प्रश्न। क्रम संख्या में यहाँ पे देखिए नंबरिंग की गई है। बोध प्रश्न में आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे जो अभी पढ़ाया है और बच्चे उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है? तो बच्चे बोलेंगे मध्य पाषाण काल की अवधि 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? बच्चे बोलेंगे लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बच्चे बोलेंगे भीमबेटका गुफा, सोहन नदी घाटी, गुजरात, प्रतापगढ़ यूपी, बिहार, असम, मेघालय की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं अवशेष। अब आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है, छात्रों को निर्देश दिया जाएगा कि श्याम पटकारे को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लें तथा छात्र अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक अनुमिति समाप्त हो गया है। अब द्वितीय अनुमिति आती है। द्वितीय अनुमिति में देखिए लिखा गया मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। अब विशेषताओं के बारे में बताएंगे। शिक्षण बिंदु है हथियार। विकासात्मक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मध्य पाषाण काल में हथियार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कैसे होते थे? बच्चे बोलेंगे छोटे होते थे। दूसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में मानव ने औजार छोटे बनाना क्यों शुरू कर दिया? छात्र मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे आप इसका। अब मध्य पाषाण काल में मानव नई परिस्थितियों में तालमेल बैठाने में ही उसने औजार छोटे बनाने शुरू कर दिए। अगला शिक्षण बिंदु, मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव किस पर पड़ा? बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो स्पष्टीकरण देंगे। मध्य पाषाण काल में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव पर पड़ा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के में वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो फिर से प्रश्न इसका स्पष्टीकरण देंगे। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास और वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इस युग में मानव ने और कौन कौन सी चीज़ें सीख ली थी? तो यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। शवों को दफनाना, इस गुफा के अंत तक आग का प्रयोग करना, इस युग के अंत तक आग का प्रयोग करना, खेती करना, पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें इस युग में उन्होंने सीख लिया था। फिर से बोध प्रश्न आएगा। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रश्न, मध्य पाषाण काल में हथियार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कैसे होते थे? बच्चे बोलेंगे मध्य पाषाण काल में हथियार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे होते थे। दूसरा प्रश्न है, किस काल में मानव को खेती का ज्ञान हुआ? बच्चे बोलेंगे मध्य पाषाण काल में मानव को खेती का ज्ञान हुआ। तीसरा प्रश्न है, घास तथा वनस्पतियों के जमने से उगने से मनुष्य को किसका ज्ञान हुआ? बच्चे बोलेंगे घास तथा वनस्पतियों के उगने से मनुष्य को फसलों का ज्ञान हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे फिर से निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है, छात्रों को निर्देश दिया जाएगा कि श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार ले तथा छात्र अध्यापक द्वारा क्लास में कक्षा में घूम घूम कर आप निरीक्षण कर लीजिए बच्चों का कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब हुई? दूसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है? तीसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? चौथा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में हथियार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कैसे होते थे? और पांचवा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव किस पर पड़ा? लास्ट रीडिंग अब लेसन प्लान का आता है। यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवीजन करें और आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य था कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, वो तभी का 100% कंप्लीट हो सकता है जब बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज करें। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया है, मध्य पाषाण काल में के अवशेष प्राप्ति के स्थल को भारत के नक्शे पर दर्शाकर लाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। और इस वीडियो के अगर आप लोगों को PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।